कहानी की शुरुआत होती है और हम नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं जो मार्स की यानी मंगल ग्रह पर एसिडालिया प्लैनेटिया नाम की जगह पर कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। ये सभी एस्ट्रोनॉट वहाँ मिट्टी का सैंपल ले रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें सूचना मिलती है कि एक खतरनाक और विशाल तूफान बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये मैसेज देखते ही जॉनसन ने तुरंत कमांडर और बाकी टीम को हैब के अंदर बुला लिया, जहाँ उन्हें पता चला कि वह तूफान 8600 न्यूटन की बल से उनके MAV से टकराने वाला है। MAV यानी मार्स असेंट व्हीकल एक रॉकेट होता है जो एस्ट्रोनॉट्स को मंगल की सतह से उठाकर मंगल की ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे उनके स्पेसशिप तक पहुंचाता है। लेकिन इसके लिए MAV का सीधा खड़ा रहना बेहद जरूरी था। अगर MAV तूफान में पलट जाता तो वे सभी मंगल ग्रह पर हमेशा के लिए फंस कर रह जाते। मामला इतना गंभीर था कि सोचने के लिए वक्त बहुत कम था, इसलिए कमांडर ने तुरंत मिशन रद्द करने और पृथ्वी पर वापस लौटने का फैसला किया। इसके बाद वह अपनी टीम को अपने पीछे पीछे MAV की ओर लेकर बढ़ने लगी। लेकिन बदकिस्मती से तब तक तूफान अपना भयंकर रूप ले चुका था और हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे थे। कमांडर ने जैसे ही हैब का एयरलॉक खोला, उसी क्षण तेज तूफानी हवा का जोरदार झोंका अंदर घुस आया और उनके कदम डगमगा गए। लेकिन कमांडर ने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी टीम को साथ लेकर MAV की ओर बढ़ने लगी। वे पांचों अंतरिक्ष यात्री अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि तभी मार्क वॉटनी नाम के एक एस्ट्रोनॉट से उनके हैब का टूटा हुआ एंटीना आकर जोर से टकरा गया, जिससे मार्क किसी तिनके की तरह हवा में उड़ता हुआ उस भयंकर तूफान में कहीं गुम हो गया। इतने में ही मार्टिनेज को अपने कंप्यूटर पर मार्क के स्पेस सूट से ऑक्सीजन लीक होने का सिग्नल मिला, जिसे देखकर मार्क के साथियों में खलबली मच गई। अगर मार्क के स्पेस सूट की सारी ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो वह कुछ ही सेकंड्स में मारा जाएगा। ये जानने के बाद कमांडर और उसकी टीम अपनी पूरी जान लगाकर मार्क को ढूंढने में जुट गए। लेकिन उस भयंकर तूफान में एक दूसरे को देख पाना भी लगभग नामुमकिन था। वे सिर्फ सिग्नल की मदद से ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे और मार्क से तो उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। आखिरकार वे मार्क को ढूंढने में नाकाम रहे। उधर दूसरी ओर MAV लगातार झुकता जा रहा था। कुछ पल के लिए कमांडर सन्न रह गईं, लेकिन वह जानती थीं कि एक के लिए बाकियों की जान दांव पर नहीं लगाई जा सकती। इसलिए बेक ने यह मान लिया कि बिना ऑक्सीजन के मार्क अब तक इस दुनिया से जा चुका होगा। ये सुनकर कमांडर भी आंखों में आंसू लिए MAV पर लौट आईं। इससे पहले कि MAV पूरी तरह पलट जाता, कमांडर ने उसे लॉन्च करने का आदेश दे दिया और वे सभी अपने दिल में मार्क की मौत का बोझ लिए पृथ्वी की ओर रवाना हो गए। लेकिन अगली सुबह जब मंगल ग्रह पर आया भयानक तूफान शांत हो जाता है, तब पता चलता है कि मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है। उस एंटीना का तार उसके सूट को चीरते हुए उसके शरीर के अंदर घुस गया था, लेकिन खून और उस तार ने मिलकर उसके सूट का प्रेशर स्थिर रखा और ऑक्सीजन को लीक होने से बचा लिया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को हैब से बहुत दूर बिल्कुल अकेला पाता है। वह समझ गया था कि बाकी सभी तूफान से बचने के लिए यहाँ से कल रात ही निकल गए होंगे। मार्क ने उस रॉड को निकालने की बेवकूफी नहीं की, बल्कि उसे एंटीना डिश से अलग कर दिया और दर्द सहते हुए किसी तरह हैब तक पहुंच गया। हैब के अंदर हवा का दबाव सामान्य था। मार्क ने तुरंत अपना स्पेस सूट उतारकर फेंक दिया और एक झटके में उस रॉड को अपने पेट से खींचकर बाहर निकाल दिया। उसकी दर्दनाक चीख पूरे हैब में गूंज उठी, लेकिन एंटीना का एक छोटा टुकड़ा अब भी उसके पेट में फंसा हुआ था। मार्क ने फर्स्ट एड किट की मदद से किसी तरह उस टुकड़े को भी बाहर निकाला और स्टेपलर से अपने जख्म पर टांके लगा लिए। उस असहनीय दर्द ने मार्क के दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मार्क के लिए मुसीबतों का असली सिलसिला अब शुरू होने वाला था, क्योंकि वह मंगल ग्रह के बीहड़ रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला फंस चुका था। जिस डिश से मार्क टकराया था वह कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिश थी, जो अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। इस वजह से मार्क ना तो अपने साथियों से संपर्क कर सकता था और ना ही नासा से। और अगर किस्मत से उसका संपर्क नासा से हो भी जाता तो मंगल ग्रह तक कोई भी मदद पहुंचाने में नासा को कम से कम 4 साल का समय लगेगा। और इस वक्त मार्क जिस हैब में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था, उसे सिर्फ 31 दिन तक टिकने के लिए बनाया गया था। अगर उससे पहले ऑक्सीजन मशीन खराब हो जाती है तो मार्क दम घुटने से मर जाएगा। अगर वाटर रिक्लेमर यानी पानी साफ करने वाली मशीन खराब हो जाती है तो वह प्यास से मर जाएगा। लेकिन अगर किसी चमत्कार से हैब ज्यादा दिन तक टिक भी जाता है और कोई दुर्घटना भी नहीं होती, तब भी मार्क के पास इतना खाना नहीं है कि वह 4 साल तक जिंदा रह सके। अब हर हाल में मार्क का मरना तय ही लग रहा था। यह सोचकर वह मायूस हो गया। उसने ये सारी बातें अपने कंप्यूटर जर्नल में रिकॉर्ड की और आखिरकार मौत के इंतजार में एक जगह बैठ गया। अगले 2 दिनों तक वहाँ तूफान का कहर जारी रहा। इस बीच मार्क को हर पल मौत का खौफ सताता रहा। वह अब समझ चुका था कि वह यहाँ मरना तय है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में खाना और पानी नहीं है और न ही नासा से संपर्क करने का कोई तरीका। तभी उसने ठान लिया कि मैं बिना कोशिश किए यूं ही मंगल ग्रह पर मरने वाला नहीं हूँ। इसलिए उसने कुछ ऐसा सोचा जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। मार्क ने एक सर्वाइवल प्लान बनाया, जिसमें उसने सोचा
सोचा कि वह नासा के एरिस 4 मिशन का इंतजार करेगा और जब वह मार्च पर आएगा तब मार्क उनके साथ ही वापस चला जाएगा। लेकिन एरिस 4 मिशन को लॉन्च होने में अभी 4 साल बाकी थे और इतने दिन तक जिंदा रहने के उसे खाना चाहिए, इसीलिए अपने पास मौजूद खाने की लिस्ट तैयार करने लगा। मार्क और उसके साथियों का खाना मिलाकर उसके पास केवल इतना ही खाना बचा था जिसे वह लगभग 1 साल तक ही चला सकता था, पर उसे तो 4 साल तक सरवाइव करना था। ये देखकर मार्क को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। तभी उसका नजर आलू पर जाता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इसीलिए वह एक बड़ा फैसला लेता है कि वह मंगल ग्रह की इस बंजर जमीन पर खेती शुरू करेगा। उसके पास कुछ आलू उपलब्ध होते हैं और वह इन्हीं आलू को उगाने का प्लान बनाता है, लेकिन मिट्टी को उपजाऊ और फर्टाइल बनाने के लिए उसे ढेर सारे पानी की जरूरत पड़ने वाली है और मंगल ग्रह पर तो पानी का नमो निशान नहीं है। मार्क एक प्रोफेशनल बॉटनिस्ट है, इसीलिए उसे अच्छी तरह पता है कि फसल को उगाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वह अब मंगल पर खेती शुरू करने की पूरी तैयारी में जुट जाता है। बॉटनी पहले एक जगह पर ढेर सारी मिट्टी इकट्ठी करता है और उसने उस जगह को खेत जैसी जमीन में बदल दिया। उस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए मार्क ह्यूमन वेस्ट यानी एस्ट्रोनॉट्स का मल ले आया, जिसकी बदबू बेहद खतरनाक थी, लेकिन मार्क ने उसे भी सहते हुए उससे खाद तैयार कर ली। फिर उसने आलूओं को 2 टुकड़ों में बांटा और उन्हें खाद के साथ जमीन में बो दिया ताकि वे उग सकें, लेकिन अब उसे पानी तैयार करना था। अच्छी बात यह थी कि मार्क को पता था कि पानी कैसे बनाया जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जलाने से पानी बनता है और इस काम को करने के लिए वॉटनी के पास जरूरी सारे साधन मौजूद थे। जब वह पहली बार हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाता है तो एक जबरदस्त विस्फोट हो जाता है, क्योंकि वह कमरे में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा को कैलकुलेट नहीं करता जो उसकी सांसों से लगातार निकलती रहती है। लेकिन अगली बार वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सही अनुपात में मिलाकर जलाने में सफल हो जाता है और अब वहां पानी बनना शुरू हो जाता है। दरअसल इस प्रक्रिया से वाष्पीकरण होता है, जिससे वहां पर पानी की छोटी छोटी बूंदें बनने लगती हैं और उसकी मिट्टी को जितने पानी की जरूरत होती है वहां पर पानी तैयार हो जाता है और कुछ दिनों के बाद वहां पर पहला पौधा अंकुरित होता है, जिसे देखकर मार्क को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर नासा ने मीडिया को यह बता दिया कि मार्क वॉटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरी दुनिया में यह खबर आग की तरह फैल गई और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इसके बाद अगले दिन विंसेंट कपूर को दिखाया जाता है, जो नासा के कार्यालय पहुंचकर नासा के डायरेक्टर से सैटेलाइट को मिशन एरिस 3 के साइड की तरफ मोड़ने को कहते हैं, लेकिन डायरेक्टर टेडी सैंडर्स उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मार्क वॉटनी की लाश पूरी दुनिया के सामने दिखाई पड़ सकती थी। इससे नासा की इमेज खराब हो सकती थी और आने वाले मिशनों के लिए फंड जुटाने में भी मुश्किलें आ सकती थीं। लेकिन विंसेंट कपूर हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एरिस 3 मिशन एरिया के कोऑर्डिनेट्स यानी मिंडी पार्क को भेजा। मिंडी एक सैटेलाइट एक्सपर्ट है। जब सैटेलाइट कैमरा उनके बताए कोऑर्डिनेट्स की तरफ किया तो मिंडी हैरान रह गई। वह देखती है कि वहां पर उनके जो इक्विपमेंट थे वे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए गए हैं, साथ ही रोवर भी अपनी जगह से हटा दिया गया था। यह देखकर उसे यकीन हो जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। वह तुरंत मार्स प्रोग्राम के हेड विंसेंट कपूर को बुलाती है और पूरी हालत बताती है। विंसेंट कपूर यह जानकारी नासा के डायरेक्टर टेडी सैंडर्स को भी बता देते हैं। डायरेक्टर इसे यह कहकर टालने की कोशिश करते हैं कि शायद तूफान की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन विंसेंट कपूर उसे बताता है कि सोलर पैनल्स को भी साफ किया गया है। इसे देखकर डायरेक्टर को भी यकीन हो जाता है कि मार्क मरा नहीं है और अभी जिंदा है। ये खबर उन्हें उलझन में डाल देती है, क्योंकि मार्क वॉटनी की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है और उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। अब नासा किस मुंह से मीडिया के सामने यह कहेगा कि मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है? तब वे सभी लोग यह फैसला करते हैं कि इस खबर को मीडिया को बता देंगे, लेकिन हरमीस में पृथ्वी पर आ रहे बाकी क्रू को इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी, ताकि ये सुनकर उन्हें दुख ना हो और वे इस गिल्ट में ना रहे कि उन्होंने मार्क को मंगल पर मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है। उधर मार्क को अब मंगल ग्रह पर फंसे 70 दिन बीत चुके थे। अब तक उसने खाने और पानी का बंदोबस्त तो कर लिया था, पर अब उसे मंगल ग्रह से निकलने की प्लानिंग बनानी थी। मार्क को यह बात अच्छी तरह पता था कि नासा का अगला अरीज 4 मिशन अब से ठीक 4 साल बाद शियापरेली क्रिएटर पर लैंड करेगा, लेकिन समस्या यह थी कि उसकी वर्तमान लोकेशन से लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी पर थी। मंगल से जीवित निकलने का अब उसके पास यही एक रास्ता था,
कि वह किसी तरह 4 साल बाद उस स्थान पर पहुंचना होगा। मार्क ने कैलकुलेशन की कि वहां तक पहुंचने में उसे लगभग 50 दिन का समय लगेगा। उसने फौरन अपनी तैयारियां शुरू कर दी। उसके पास एक रोवर था जो चलने की हालत में नहीं था, लेकिन मार्क ने अपना साइंटिफिक दिमाग लगाया। उसने खराब रोवर के जरूरी पार्ट्स निकालकर दूसरे वर्किंग रोवर में फिट कर दिए। इस मॉडिफिकेशन के बाद अब उसका रोवर इतनी लंबी दूरी का सफर तय करने के काबिल बन चुका था। लेकिन अब उसके सामने एक और नई समस्या थी। रात में मंगल ग्रह पर खून जमा देने वाली ठंड होती है। इसका हल निकालने के लिए मार्क ने उस न्यूक्लियर बैटरी को जमीन से खोदकर बाहर निकाला, जिसे मंगल पर पहुंचते ही उसकी टीम ने जमीन में दफना दिया था, क्योंकि अगर गलती से भी बैटरी को कोई नुकसान पहुंचा तो उसमें जो रेडिएशन निकलेगी और उसके संपर्क में आने वाला हर इंसान सीधा परलोक चला जाएगा। हालांकि मार्क ने जोखिम उठाते हुए सावधानी से उसे अपने रोवर में लटका दिया, जिससे उस बैटरी से निकलने वाली हीट से उसकी ठंड की समस्या दूर हो गई। उधर पृथ्वी पर मार्क को बचाने के लिए नासा ने कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने JPL यानी जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, जो नासा के लिए प्रोब और स्पेसशिप बनाने का काम करती है, उन्हें 3 महीने के अंदर प्रोब बनाने का मुश्किल काम सौंपा। JPL के डायरेक्टर ब्रूस और उनकी पूरी टीम पर अब भारी प्रेशर था। नॉर्मली किसी भी प्रोब को तैयार करने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है, लेकिन उनके पास इसका आधा समय भी नहीं था। नासा का मास्टर प्लान यह था कि इस प्रोब के जरिए मार्क के पास अगले 4 सालों के लिए राशन और सर्वाइवल का सारा जरूरी सामान पहुंचाया जाए। प्लान के मुताबिक जब 4 साल बाद एरिस 4 की टीम मंगल पर लैंड करेगी तो वे मार्क को भी अपने साथ रेस्क्यू करके धरती पर वापस ले आएंगे। JPL की टीम इस नामुमकिन से दिखने वाले मिशन को पूरा करने में दिन रात जुट गई। दूसरी तरफ नासा के एडमिनिस्ट्रेटर टेडी सैंडर्स ने कम्युनिकेशन इंजीनियर मिंडी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। मिंडी को अब सैटेलाइट्स के जरिए मार्क की हर एक्टिविटी और मूवमेंट पर पैनी नजर रखने का पूरा एक्सेस दे दिया गया था, ताकि पल पल की खबर रखी जा सके। उधर दूसरी ओर मार्क की मेहनत रंग लाई और उसके बोए हुए आलूओं की फसल अब पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। लहलहाती फसल को देखकर मार्क का चेहरा भी खुशी से खिल उठा, क्योंकि पैदावार उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर हुई थी। मार्क ने लगभग 400 बढ़िया आलू तैयार किए। उसने अपनी सूझबूझ से बड़े आलूओं को खाने के लिए अलग रख लिया और छोटे आलूओं को उसने दोबारा उगाने के लिए फिर से मिट्टी में डाल दिया। इस स्मार्ट प्लानिंग की बदौलत मार्क ने मंगल जैसे बंजर ग्रह पर अपने खाने का एक परमानेंट इंतजाम कर लिया था। अब उसे भूख से मरने का डर नहीं था। लेकिन मार्क अच्छी तरह जानता था कि जब तक वह नासा से सीधे बातचीत का कोई जरिया नहीं ढूंढ लेता, तब तक उसकी सारी कोशिशें बेकार जा सकती हैं। हालांकि मंगल जैसे वीरान ग्रह पर यह करना मार्क के लिए एक बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरकार उसे एक रास्ता मिल ही गया। मार्क बिना वक्त बर्बाद किए अपने रोवर में बैठकर और एक अनजान सफर पर निकल जाता है। पृथ्वी पर सैटेलाइट के जरिए उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे मिंडी और विंसेंट कपूर यह देखकर पूरी तरह कंफ्यूजन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मार्क अपनी सुरक्षित जगह को छोड़कर आखिर जा कहां रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मार्क पिछले 13 दिनों से लगातार एक अनजान दिशा में बढ़े जा रहा था, जिससे नासा की टीम पूरी तरह उलझन में थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका प्लान क्या है। लेकिन तभी विंसेंट कपूर के दिमाग की बत्ती जली। जब कपूर ने मैप पर मार्क के रूट को ट्रैक किया तो उसे सब समझ आ गया। मार्क असल में उस पाथफाइंडर लैंडर की ओर बढ़ रहा था, जिसे नासा ने 1996 में मंगल के एसिडिया पलेनेशिया पर उतारा था। उस पाथफाइंडर का असली मिशन मंगल की मिट्टी, वहां की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और वातावरण से जुड़ी जरूरी जानकारियां जुटाकर नासा को भेजना था। लेकिन 1997 में उसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई, जिसकी वजह से नासा का उससे संपर्क हमेशा के लिए टूट गया था। तब से वह मंगल की धूल में कहीं खोया हुआ था, जिसे अब मार्क अपनी आखिरी उम्मीद मानकर ढूंढने निकला था। कपूर का अंदाजा एकदम सही निकला। मार्क ने रेत में दफन उस पाथफाइंडर को खोज निकाला और उसे अपने हैब में ले आया। लेकिन संपर्क तभी मुमकिन था जब नासा के पास भी वैसा ही सेम मॉडल हो। यह बात समझते ही कपूर तुरंत कैलिफोर्निया के JPL पहुंचा, जहां पाथफाइंडर का दूसरा मॉडल सुरक्षित रखा गया था। उसने वहां उन सभी रिटायर हो चुके वैज्ञानिकों को भी बुला लिया जिन्होंने 1997 में उस मिशन पर काम किया था। अब दोनों तरफ से पुराने सिस्टम को जिंदा करने की कोशिश शुरू हुई। दूसरी ओर मार्क ने पाथफाइंडर की पुरानी बैटरी हटाई और उसे हैब के पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया। किस्मत अच्छी थी कि पाथफाइंडर चालू हो गया। जैसे ही मार्क ने उसका एंटेना पृथ्वी की तरफ घुमाया, JPL में रखे मॉडल को तुरंत सिग्नल मिल गया। सालों बाद उस पुराने लैंडर ने
फिर से रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। ये देखकर कपूर की खुशी का ठिकाना न रहा। हालांकि पाथफाइंडर का असली कंट्रोल JPL के टेक्नीशियन टिम के पास था। टिम ने तुरंत कमांड भेजकर पाथफाइंडर का कैमरा ऑन किया, जिससे मंगल पर मौजूद मार्क का कैमरा भी एक्टिव हो गया। कैमरे को हिलते देख मार्क समझ गया कि उसकी कोशिश रंग लाई है। अब कोई न कोई उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। मार्क ने बिना देरी किए बोर्ड पर सवाल लिखा और कैमरे के सामने कर दिया। क्या किसी को मेरा सिग्नल मिल रहा है? उसने एक तरफ हाँ और दूसरी तरफ ना का बोर्ड लगा दिया। जैसे ही कपूर की टीम ने सवाल देखा, उन्होंने तुरंत कैमरे को हाँ की तरफ घुमा दिया। मंगल पर अपना कैमरा हाँ की तरफ मुड़ते देख मार्क की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे यकीन हो गया कि वह अब अकेला नहीं है। लेकिन अब भी मार्क के लिए विंसेंट कपूर से बातचीत करना आसान नहीं था, क्योंकि पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी अधिक होने के कारण एक सवाल कपूर तक पहुंचने और कपूर का कैमरे को घुमाकर जवाब देने में करीब 1 घंटे का समय लग रहा था। और ऊपर से केवल मार्क ही कपूर से सवाल पूछ सकता था, वो भी हाँ या ना में, जबकि कपूर के उससे बात करने का कोई जरिया नहीं था। इस पर मार्क ने अपने साइंटिफिक दिमाग को काम पर लगाया। मार्क जानता था कि पाथफाइंडर का कैमरा 360 डिग्री यानी कि एक फुल सर्कल में रोटेट हो सकता है। इसलिए मार्क ने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को चुना। हेक्साडेसिमल के नंबर्स को ASCII कोड में कन्वर्ट करके शब्द बनाए जा सकते हैं। दूसरी ओर विंसेंट की टीम ने भी हेक्साडेसिमल को पाथफाइंडर के चारों ओर लगाकर मार्क से बात करना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि यह तरीका बहुत धीमा था, इसलिए नासा के साइंटिस्ट ने मार्क को कुछ कोड भेजे, जिसकी मदद से मार्क ने अपने रोवर को पाथफाइंडर से जोड़कर रोवर के जरिए टेक्स्ट मैसेज में बात कर सकता था। नासा ने मार्क को मैसेज भेजा कि उन्होंने मार्क का रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया है और वह पहले उसके लिए जरूरी सामान भेजने वाले हैं। यह मैसेज पढ़कर मार्क बहुत खुश होता है और अब उसे बचने की उम्मीद नजर आने लगी। मार्क ने जब नासा से पूछा कि क्या उसकी टीम को पता है कि मैं जिंदा है, इस पर नासा ने जवाब दिया कि नहीं, जिसे पढ़कर मार्क को काफी गुस्सा आया। लेकिन अब नासा ने मार्क से संपर्क कर लिया था, तो उन्होंने क्रू को यह खबर देने का फैसला किया। ये सुनकर मार्क की टीम सदमे में आ गई। हालांकि उन्हें मार्क के जिंदा होने से खुशी तो हुई, पर उसे अकेला छोड़ देने का पछतावा भी हो रहा था। इस दौरान वह लगातार नासा को अपने और अपने हैब की कंडीशन की अपडेट भेजता रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। मार्क की आलू की फसल भी अच्छी हो रही थी। लेकिन एक रात एक भयानक हादसा हुआ। एयरलॉक का बार बार इस्तेमाल होने के कारण वह प्रेशर नहीं झेल पाया और एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। मार्क दूर जा गिरा और उसके हेलमेट में छेद हो गया। मार्क ने तुरंत टेप से छेद को बंद कर लिया। लेकिन जब वह हैब के अंदर पहुंचा तो मंगल की जानलेवा ठंड ने उसकी पूरी फसल और मिट्टी के जरूरी बैक्टीरिया को जड़ से खत्म कर दिया था। अब वहां दोबारा खेती करना नामुमकिन था। इसलिए मार्क बहुत उदास हो जाता है। उसके पास बचा हुआ खाना सिर्फ कुछ 100 दिनों के लिए था। पृथ्वी पर नासा मार्क के लिए एक सप्लाई मिशन भेजने की तैयारी करता है, लेकिन जल्दबाजी में बनाया गया वो रॉकेट लॉन्च के तुरंत बाद फट जाता है। मार्क की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। उसने कमांडर ल्यूस को एक मैसेज भेजा कि अगर वह मर जाए तो उसके माता पिता को बताए उसके बेटे की मौत के पीछे एक बड़ा और नेक मकसद था। हालांकि मार्क ने अभी तक हार नहीं मानी थी, बल्कि वह हर हालात के लिए खुद को तैयार कर रहा था। दूसरी तरफ पृथ्वी पर चीन की स्पेस एजेंसी के चीफ साइंटिस्ट और डेप्यूटी चीफ साइंटिस्ट टीवी पर मार्क के रेस्क्यू मिशन फेल होने की खबर देख रहे थे। तभी चीन की स्पेस एजेंसी ने इंसानियत के नाते मदद का हाथ बढ़ाया और नासा को अपना एक तैयार बूस्टर रॉकेट देने का फैसला किया। नासा के पास एक और मौका था, लेकिन अब आता है कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर, रिच पर्नेल। नासा का एक जीनियस लेकिन थोड़ा सनकी एस्ट्रोडायनामिस्ट। उसने एक क्रेजी लेकिन ब्रिलियंट प्लान बनाया जिसे रिच पर्नेल मैन्यूवर कहा गया। प्लान यह था कि हर्मेस स्पेसशिप को पृथ्वी पर लैंड कराने की बजाय पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसे एक गुलेल की तरह वापस मंगल ग्रह की ओर भेज दिया जाए। यह एक बहुत ही रिस्की प्लान था। नासा के डायरेक्टर ने इसे मना कर दिया, लेकिन मिशन डायरेक्टर मिच ने चुपके से यह प्लान हर्मेस की टीम को भेज दिया। अब फैसला टीम को करना था, या तो सुरक्षित घर लौटें या फिर अपनी जान दांव पर लगाकर अपने दोस्त को बचाने के लिए 500 से ज्यादा दिन का एक और सफर करें। बिना एक पल सोचे पूरी टीम ने फैसला किया, वी आर गोइंग बैक फॉर हिम। अब मार्क को भी अपने हिस्से का काम करना था। उसे 50 दिन का लंबा सफर तय करके एरिस 4 मिशन के लिए पहले से रखे MAV तक पहुंचना था। यह एक अकेली और खतरनाक यात्रा थी, जिसमें वह कच्चे आलू खाकर गुजारा कर रहा था और खुद को स्पेस पायरेट भी कहता था, क्योंकि वह अपनी
अपनी मर्जी से एमएवी की तरफ बढ़ रहा था। मार्क मंगल ग्रह पर जहां भी जाता वहां कदम रखने वाला वह पहला इंसान बन जाता था। इसी जज्बे ने मार्क के मनोबल को गिरने नहीं दिया था। आखिरकार मार्क एमएवी तक पहुंच गया, लेकिन एमएवी को इतना हल्का करना था कि वो ऑर्बिट तक पहुंच सके। इसीलिए नासा ने उसे एमएवी की खिड़कियां, कंट्रोल पैनल और यहाँ तक कि उसकी नोक यानी कि नोज कोन भी निकालने को कहा। बेसिकली मार्क को एक ओपन टॉप यानी कि कन्वर्टेबल रॉकेट में उड़ना था, जिसके ऊपर सिर्फ एक त्रिपाल यानी कि एक टार्प लगा हुआ था। उधर हर्मिस मंगल के ऑर्बिट में पहुंच चुका था। मार्क ने एमएवी लॉन्च किया। लॉन्च के दौरान एमएवी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो त्रिपाल फट गया और मार्क बेहोश हो गया। हालांकि मार्क का एमएवी रॉकेट से अलग होकर मंगल की परिक्रमा तो करने लगा था, लेकिन बदकिस्मती से हर्मिस से उसकी दूरी 68 किलोमीटर, जिससे लुइस का मार्क को अपनी शिप पर ला पाना नामुमकिन था। इस पर लुइस ने मार्टिनेज को हर्मिस का इंजन स्टार्ट करने को कहा और वे थ्रस्टर्स की मदद से हर्मिस को जितना हो सके एमएवी के करीब ले गए। पर उधर मार्क अब भी एमबी में बेहोश पड़ा था। जब मार्क होश में आया तो मार्क की आवाज सुनकर लुइस और उसकी टीम को बहुत खुशी हुई, लेकिन मार्क के एमएवी और हर्मिस के घूमने की रफ्तार में 42 मीटर प्रति सेकंड का फर्क था, जिससे अब भी मार्क को हर्मिस पर ला पाना नामुमकिन था। अगर वे हर्मिस की घूमने की रफ्तार को कम करके एमएवी की रफ्तार के लगभग बराबर ले आए, तभी वे मार्क को पकड़कर हर्मिस पर ला सकते थे। लेकिन इसके लिए वे दोबारा हर्मिस का इंजन स्टार्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास इतना फ्यूल नहीं बचता कि वे वापस पृथ्वी पर लौट पाते। उसे पकड़ने के लिए कमांडर लुइस ने एक और क्रेजी प्लान बनाया। उन्होंने स्पेस शिप के एयरलॉक में एक छोटा सा बम फोड़कर उसकी स्पीड को एडजस्ट किया। फिर भी दूरी बाकी थी। तब मार्क ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने अपने स्पेस सूट के ग्लव में एक छोटा सा छेद किया और हवा के प्रेशर का इस्तेमाल करके आयरन मैन की तरह उड़ता हुआ हर्मिस की तरफ बढ़ा। कमांडर लुइस रस्सी के सहारे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। एक पल के लिए लगा कि वो उसे पकड़ नहीं पाएंगी, लेकिन मार्क ने रस्सी पकड़ ली और फाइनली उसे स्पेस शिप के अंदर खींच लिया गया। ये खबर सुनकर नासा और पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। इतने महीनों तक मंगल ग्रह पर अकेले फंसने के बाद मार्क वॉटनी अपने दोस्तों के पास अपने घर वापस आ गया। पृथ्वी पर पहला दिन मार्क के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। अब वह नासा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देता है और उन्हें भी अपने संघर्ष की कहानियों से प्रेरित करता है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।